हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं साइंस एनालिसिस। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों यहाँ आपको करंट अफेयर्स, जीएस के, मैथ, साइंस सभी की बहुत बेहतरीन क्लासेज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। दोस्तों ये हमारा रेलवे का चल रहा है और हम लोग इसमें कर रहे स्पीडी का साइंस एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स का कर लिया है और ये चल रहा है केमिस्ट्री का एनालिसिस। ठीक है, इस केमिस्ट्री के एनालिसिस में हम लोग 4 टेस्ट पेपर करेंगे, 15, 16, 17 और 18। 15 आपका हो चुका है, 16, 17 और 18 हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 16 और 18 करने के बाद केमिस्ट्री के बाद हमारा शुरू होगा बायोलॉजी। दोस्तों इसमें हम लोग सरसरी निगाह से एनालिसिस करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की और टॉपिक की हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो यदि आपको और अच्छे से टॉपिक और ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको सुरेश्वर सर ने बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री महा मैराथन क्लास के नाम से पूरी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके क्लास देख सकते हैं। तो आपको करना क्या, आपका होमवर्क क्या है कि 1992 से लेकर के 2019 तक साइंस के जितने भी प्रश्न आए हैं रेलवे के, उसको आपको पढ़ते रहना है 3-3 साल। अभी क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले आप देखेंगे, आप जब 4-5 बार इसको पढ़ चुके रहेंगे, दोबारा आप यहाँ पे एनालिसिस में मिलेगा सारी चीज़ें। यदि आप इसको ईमानदारी से करते रहे तो यकीन मानिए आप साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अपना। ओके, केवल यही नहीं, हर एग्ज़ाम में। इसके अलावा मॉडल सेट पेपर दिया हुआ है पीछे, वो 6-6 आपको करना ही डेली। आपको 1 से 1.5 घंटा डेली साइंस पे 1.5 से 2 घंटा देना है। ओके, अब इसके बाद आपको स्टैटिक पोर्शन में 45-46 टॉपिक मैंने इकट्ठा किया है, जहाँ से आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए काम करना है। वो मैं जल्दी शेयर करने वाला हूँ, एक वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर कि स्टैटिक में किस किस टॉपिक को आपको कवर करना है। ओके, उसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन हो, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने हैं। सुरेश्वर सर ने जो प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रखा है, बहुत जो केवल रेलवे के ही प्रश्नों का वहाँ पे वो डिस्कशन कर रहे हैं और क्या अप्रोच होना चाहिए आपका एग्जाम में, वो सारा चीज़ वो बता रखे हैं। तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। ओके, एक सीरीज और चल रही है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 600 प्लस और 600 प्लस साइंस और जीएस के दोनों की सीरीज चल रही है, उसको भी ज़रूर फॉलो करो। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज है। अब आइए हम लोग देखते हैं टेस्ट पेपर नंबर 16 के प्रश्नों पे। दोस्तों आपको पहला जो प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व कौन सा है, तो आप जानते हो जल्दी कौन नष्ट नहीं होता है इस समय, तो आपका क्या होगा, सीसा। सीसा सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व है। यूरेनियम क्या होता है, बहुत भारी होता है और जल्दी ये विखंडित हो जाता है ना, तोड़ दिया जाता है, इसको नाभिकीय विखंडन। इसीलिए जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, वहाँ पे एक ईंधन के रूप में यूज करते यूरेनियम को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। ठीक है, साथ ही यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में भी होता है। ओके, तो आपका जो सबसे अस्थायी तत्व है वो क्या है, सीसा। इसको हम लोग लेड बोलते हैं, पीवी से दिखाते हैं, सीसा। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सीसा। ब्रह्मांड की यदि हम बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के एक से अधिक अणु मिल करके हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये क्रिया जितने भी तारे होते हैं, तारे जितने भी तारे हैं, जैसे सूर्य भी क्या है, एक तारा है, तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उष्मा है वहाँ पे, ये क्या होता है, हाइड्रोजन के संलयन से, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम से के जुड़ने से होता है। इस क्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ओके, तो नाभिकीय संलयन क्रिया पे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन बम बनता है वो भी नाभिकीय संलयन क्रिया पर ही बनता है। ओके, अब आपका प्रश्न नंबर 2 है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की, तो प्रिस्टले और सीले इन दोनों ने मिल करके ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी, ऑक्सीजन की।
साथ ही कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी और रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। अक्रिय गैस वो होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब किसी से ये जल्दी क्रिया नहीं करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, ये अक्रिय गैसों के उदाहरण हैं। ओके, तो रैमजे ने जो है अक्रिय गैसों की खोज की थी। प्रश्न नंबर 3 है, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? तो जब हम खाने को पकाते हैं, हीट जब हम देते हैं, उष्मा जब मिलती है, तो ये विटामिन्स को नष्ट कर देती है। ठीक है, ये विटामिन्स को नष्ट कर देती है। तो सबसे अधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन्स। इसीलिए जो खट्टी, मतलब जिसमें विटामिन सी वगैरह होता है, जैसे आंवले का गर्म करने पर भी उसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करते हैं। ओके, तो खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन्स। आज से आप ये चीज़ जान जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस। लाल फास्फोरस कहाँ यूज होता है? दिया सलाई, आप जानते हो, जो माचिस की तीली होती है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ओके, कैरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओके, पेट्रोल, हवा, ये होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो चांदी की सतह को काला करने वाली गैस कौन सी है? ये ओजोन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हो चांदी का अंगूठी पहनते हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे वायुमंडल में है ही, तो ये आपका होगा नहीं। ऑक्सीजन होगा ही नहीं, हाइड्रोजन होगा ही नहीं। आपका कौन है? ओजोन। ओजोन से क्रिया करके जो चांदी का चांदी होता है वो काला हो जाता है। ओके, इसके अलावा दोस्तों, कभी भी चांदी के चम्मच से या चांदी के बर्तन में हम लोग अंडा नहीं खाते हैं। कोई अंडा नहीं खाया जाता है। क्यों? क्योंकि अंडे में जो पीला वाला पार्ट होता है उसमें सल्फर होता है, और इस चांदी में AgS बना देता है, मतलब सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड जब बनाता है तो ये आपके जब बॉडी में जाता है तो नुकसान करता है। इसलिए कभी भी चांदी के बर्तन में अंडा नहीं खाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। यूरिया एक उर्वरक होता है जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, मतलब उसमें जो फसल पैदावार की क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो यूरिया जो मेन पोषक तत्व चाहिए होते हैं फसलोत्पादन के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एनपीके, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम ये दोनों चीज़ें भी होती हैं। दोस्तों, यूरिया जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में जो बनाया गया था औद्योगिक रूप से, वो यूरिया ही बनाया गया था। पहला यौगिक यही था। इसका नाम होता है NH2CONH2। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बाइड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कार्बामाइड भी बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर है आपका 7, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? आप जानते हो कि कोई भी जो तेल होता है उसका क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करने से तेल का हाइड्रोजनीकरण करने से इसको वनस्पति घी या वनस्पति तेल बनाया जाता है। ठीक, तो जब हम मूंगफली के तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं उस समय किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकिल का प्रयोग करते हैं। ओके, प्लैटिनम क्या होता है? ये कठोरतम धातु है। जब धातु की बात करते हैं हम लोग तो प्लैटिनम आता है। ठीक, धातु। यदि कठोरतम पदार्थ या कठोर पदार्थ बोला जाए तब तो हीरा होगा आपका, हीरा। लेकिन चूंकि हीरा क्या है, धातु नहीं है, ये कार्बन का अपर रूप होता है, मतलब यह धातु है। इसलिए कठोर पदार्थ बोला जाए तब तो हीरा रहता है, लेकिन कठोरतम धातु यदि बोला जाए तो प्लैटिनम होता है।
साथ ही प्लेटिनम जो है सोने से कई गुना महंगा होता है, सोने से ये महंगा होता है, ठीक है, सोने से महंगा होता है। इसको पीटी से दिखाते हैं, प्लेटिनम। ओके, इसके अलावा ये जो है, ये जैसे चांदी होता है ना, उस कलर का प्लेटिनम होता है। ओके, ये महंगा है सोने से भी। तो प्लेटिनम और सोना Au ये दोनों अम्लराज में घुल जाते हैं। अम्लराज, अम्लराज क्या होता है? ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के मिश्रण को ले लो तो ये अम्लराज बनाता है, इसमें घुल जाता है। इसलिए इसको एक्वा रेजिया भी बोला जाता है। एक्वा रेजिया शाही जल को बोलते हैं, शाही जल, ठीक है, शाही जल। मतलब ये सोने प्लेटिनम जैसे बहुमूल्य धातुओं को गला देता है, इसलिए इसको शाही जल बोला जाता है, एक्वा रेजिया। यहाँ जो तांबा है, तांबा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तांबा से बहुत सारी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। जैसे ये तांबा में एल्युमिनियम मिला दो, एल्युमिनियम आप जानते हो ना, एल्युमिनियम का बर्तन होता है। तांबे में यदि एल्युमिनियम मिला दो तो आर्टिफिशियल गोल्ड बन जाता है, आर्टिफिशियल गोल्ड। आपने कृत्रिम सोना देखा होगा ना, मोस्टली जिसको रोल गोल्ड बोलते हैं, ये इससे आभूषण बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, इसमें तांबे में एल्युमिनियम मिला के बनाया जाता है। यदि इसी तांबे में जिंक मिला दो तो ये पीतल बन जाता है। यदि एल्युमिनियम मिला दो तो आर्टिफिशियल गोल्ड और जिंक मिला दो तो पीतल बन जाता है। इसी पीतल में यदि आप स्टेनलेस Sn मिला दो, स्टेनलेस, यदि आप इसी में स्टेनलेस मिला दोगे तो ये आपका गन मेटल बन जाएगा, गन मेटल बन जाएगा। ओके, तो क्या आपने देखा कि तांबे में एल्युमिनियम मिलाने से आर्टिफिशियल गोल्ड, तांबे में जिंक मिलाने से पीतल, और इसी तांबे में यदि हम कॉपर जिंक के साथ में यदि स्टेनलेस मिला दें तो गन मेटल बन जाता है, गन मेटल। इसी कॉपर में यदि स्टेनलेस ही केवल मिला दें, Sn, यदि स्टेनलेस को ही मिला देंगे तो कांसा बन जाएगी, जो कांस बोलते हैं ना, कांसा, कांस की मूर्ति, जो वही कांसा बन जाता है यदि स्टेनलेस मिला दें। यदि जिंक भी मिला दोगे तो गन मेटल, यदि तांबे में स्टेनलेस मिला दोगे तो कांसा बन जाएगा। इसके अलावा जो आपका कॉपर जिंक है, ये जो कॉपर जिंक स्टेनलेस मिलाते हो तो गन मेटल बनता है। इसी कॉपर जिंक मतलब पीतल में यदि निकिल भी मिला दो, निकिल, ये जो निकिल आपने देखा था ना यहाँ पे, इसको मिला दो तो इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं, जर्मन सिल्वर। मतलब पीतल में यदि निकिल भी मिला दो तो उसका नाम हो जाएगा जर्मन सिल्वर। इसका नाम जर्मन सिल्वर है। सिल्वर से लग रहा है जैसे चांदी, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें से क्या है जिसमें सिल्वर नहीं है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इसमें निकिल होता है, कॉपर होता है, जिंक। तो ये आपका पीतल, पीतल में निकिल मिलाए तो जर्मन सिल्वर, पीतल में यदि स्टेनलेस मिला दिए तो गन मेटल, और तांबे में स्टेनलेस केवल मिलाए तो कांसा बन गया, और तांबे में जिंक मिलाए तो पीतल, तांबे में एल्युमिनियम मिलाए तो आपका आर्टिफिशियल गोल्ड। इतनी सारी चीज़ें मिश्र धातुओं के बारे में आप जान गए। इसके अलावा जो आयरन होता है, आयरन लोहा, इस लोहे में यदि क्रोमियम और निकिल और प्लस कार्बन मिला दो तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। जैसे आपने ब्लेड देखा होगा ना, उस पर कभी जंग नहीं लगती है, ठीक है, उसकी धार बहुत तेज होती है। तो उसमें आयरन में क्रोमियम और निकिल ही मिलाया जाता है। जो क्रोमियम से यौगिक बनते हैं, क्रोमियम से ये हमेशा कलरफुल यौगिक अधिकतर देता है, रंगीन यौगिक देता है क्रोमियम। ओके, तो आप जान गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण? लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण, और बेरियम जो है हरा रंग देता है। तो जो पटाखे दगाते हैं, हरा रंग बेरियम के कारण होता है, स्ट्रांसियम के कारण ये लाल रंग होता है। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो आपका एक प्रश्न था कि पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो आपने देखा था जल में, और मैंने आपको बताया था जो सोडियम होता है उसको कैरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। ओके, क्योंकि ये नष्ट हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, इसलिए कैरोसिन में रखा जाता है। ये दोस्तों हम लोग बात करें कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पृथ्वी पर, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन तत्व होता है।
लेकिन यदि हम बोले धातु, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, तो ये ऑक्सीजन धातु तो है नहीं, ये तो अधातु है, गैस है। तो धातु तत्व में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी पर। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। लेकिन सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है, तो आपको बताया था लिथियम है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी, तो वो क्या है, ऑस्मियम है। चाहे तत्व बोले या धातु तत्व, वो ऑस्मियम ही है, ठीक है, ऑस्मियम, ये सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा लिक्विड अवस्था में धातु पाई जाती है। देखिए धातु अधातु की बात हो रही, लिक्विड अवस्था में एक ही धातु है जिसका नाम है पारा, ये लिक्विड अवस्था में होता है, ये धातु होती है, ठीक है, ये धातु है। अधातु में जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये लिक्विड अवस्था में होता है, ओके। इसके अलावा आपका यदि सुचालक बोला जाए, सबसे ज़्यादा सुचालक अच्छा कौन सा होता है, तो चांदी होता है। चांदी सुचालक मतलब जिसमें करंट बहुत अच्छे से बहे, ठीक है, तो वो चांदी होता है। यदि अधातु में बात की, धातु चांदी एक धातु है। यदि धातु में बात करें तो ग्रेफाइट, आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल का जो आगे वाला हिस्सा वो ग्रेफाइट का ही होता है। वो भी क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या है, ये सुचालक होता है, मतलब इसमें भी करंट बह सकती है, ओके। तो ये अधातु है, ये कार्बन का अपर रूप होता है। जैसे कार्बन का अपर रूप बताया था, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं। इसके अलावा आघातवर्धनीय तत्व की बात करें, आघातवर्धनीय जिसकी सबसे ज़्यादा चादर बनाई जा सके, तो आप बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा बहुमूल्य, तो आप जानते हो सोना। सोने का 1-2 ग्राम से ही बहुत कुछ बनाया जा सकता है ना, आभूषण बन सकता है, अच्छा। तो ये आघातवर्धनीय तत्व सोना ही है, एयू जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बोले कि हड्डियाँ और दांत किससे बनते हैं, तो वो कैल्शियम से बनते हैं, Ca से। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सी धातु है, या धातु की बात करेंगे तो सीजियम आएगा। सीजियम ये सबसे जल्दी क्रिया करता है, ये धातु है, ठीक है, सबसे जल्दी क्रिया करेगा। यदि अधातु की बात करें तो फ्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा, विद्युत ऋणी यही होता है सबसे ज़्यादा, तो ये फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ओके। प्रकृति में अभी तक मतलब 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। आवर्त सारणी में जो बताया गया था 119 तत्व हैं, जिसमें से 88 तत्व जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, प्रश्न आपका था क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे सोडियम क्या है, अम्ल, ये क्षार, दोनों क्रिया किए, Na+Cl-, इस तरीके से NaCl, ये क्या बना, लवण, मतलब नमक बना, ठीक है। ऐसे ही जितने भी अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं वो लवण बनाते, साथ ही साथ वो जल भी बनाते हैं, ठीक है, लवण प्लस जल। तो अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, लवण बोलते हैं। इनको साल्ट भी बोला जाता है। वो वाला साल्ट मत समझ लीजिएगा, उसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं, साधारण नमक है वो, उसका नाम क्या है, NaCl, ये क्या है, कॉमन साल्ट है, ओके, सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो है लवण बनता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। तो आप जानते हो उदासीनी मतलब यही कि अम्ल और क्षार मिल करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो इसी को उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं, ओके। सबसे शुद्धतम जल किसका है, तो सबसे शुद्धतम जल किसका होता है, वर्षा का होता है। सबसे शुद्धतम जल किसका होता है, वर्षा का होता है, ओके। आप ऐसे समझो कि ये कुछ उसमें मिलावट ना हो, उसमें कुछ मिलावट ना हो तो वो सबसे ज़्यादा शुद्धतम होगा। कुएं में भी कुछ ना कुछ मिला रहता है, नदी में भी, समुंदर में भी, ठीक है। इस समय समुंदर में तो बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, जैसे नमक की, ओके। तो नदी, कुआं, इन सब से देखा जाए तो सबसे शुद्धतम जल किसका है, वर्षा का है, ठीक है। क्योंकि जो पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है उसमें तो आपका क्या, जो पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है उसमें पानी ही जाता है, नमक वमक तो उड़ के जाता नहीं ऊपर, ठीक है। ये वर्षा का जल शुद्धतम जल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल क्या होता है, ना तो ये अम्लीय होता ना क्षारीय, मतलब ये उदासीन। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। ये 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय,
और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय। जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, इसका मतलब ब्लड क्या है, हल्का क्षारीय होता है। जो खून है वो हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। ओके, तो शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी होता है ना, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में कौन सी औषधि यूज की जाती है, तो क्लोरोक्वीन। इस समय कोरोना काल में क्लोरोक्वीन ये दवा की बहुत डिमांड की गई थी ना, तो ये मलेरिया की ही दवा होती है। इंडिया में खूब इसका उत्पादन होता है। ये जो है कुनैन के छाल से, कुनैन एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से ये बनाया जाता है क्लोरोक्विन। मलेरिया की दवा कुनैन की छाल से बनाई जाती है। ये मच्छर के काटने से होता है, जो कि एनाफ्लीज, मलेरिया से, देखो ऐसे समझ सकते हो, एनाफ्लीज 3-4 मच्छर का मैं नाम बताऊंगा, एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज, ये 3 मच्छर हैं। ठीक है, ये जो है मादा होती है, मादा एडीज, एनाफिलीज भी मादा एनाफिलीज होती, कूलेक्स का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये 3 मच्छर होते हैं। एनाफिलीज मलेरिया, मलेरिया से आप समझ सकते हैं, तो मलेरिया जो है वह मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया का जो ये एनाफ्लीज मच्छर ये रात में काटती है, मतलब अंधेरा सूर्यास्त होने के बाद ये काटती है रात में। ओके, कूलेक्स मच्छर जो फाइलेरिया होता है, आप देखते हो हाथी पाँव भी बोलते हैं इसको, फाइलेरिया रोग होता है जिसमें पैर एकदम हाथी जैसा हो जाता है। ठीक, तो फाइलेरिया जो है ये कृमि होता है, एक कृमि के होता है, कृमि से, जैसे आप जानते हो ना जीवाणु से होता है कि वायरस से कि कृमि से, तो ये कृमि से होने वाला रोग है। क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है फाइलेरिया। और जो एडीज मच्छर है इससे डेंगू होता है, डेंगू। और एडीज मादा जो एडीज मच्छर ये हमेशा दिन में काटती है। ठीक है, तो डेंगू उसी को होगा जिसको दिन में मच्छर काटता है, डेंगू वाला मच्छर दिन में काटता है। ठीक, तो उसको एडीज बोलते हैं, डेंगू, ऐसे आप याद कर लो, डेंगू एडीज, डा से, देखो डेंगू डा से एडीज, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मादा एडीज मच्छर काटने से डेंगू होता है, फाइलेरिया जो है कूलेक्स क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ये जो क्लोरोक्वीन है ये कुनैन की छाल से, कुनैन एक वृक्ष होता है उसकी छाल से ये क्लोरोक्वीन दवा बनाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। जिसमें कार्बन अधिक होगा वो कम शुद्ध होगा, वो कम शुद्ध होगा, मतलब उसको बोल सकते हैं अशुद्ध लोहा होगा। तो आप बताओ, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। पिटवा जो पिट करके क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा ना, कहते नहीं पीट देंगे शुद्ध हो जाओगे, तो पिटवा लोहा ये ज़्यादा शुद्ध होता। तो सबसे ज़्यादा जो अशुद्ध कौन, ढलवा लोहा। 2-3 प्रकार के लोहा होते हैं, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और इस्पात। ठीक है, जो ढलवा लोहा होता है, आपने गांव में वो चारा, गाय भैंस का चारा काटने के लिए मशीन देखा होगा, वो जो लोहा होता है वो कच्चा होता है, उसमें कार्बन की प्रतिशतता ज़्यादा होती है। ठीक है, उसी को ढलवा बोलते हैं। पिटवा से आप समझ लो पिट करके शुद्ध हो जाओगे, मतलब ये शुद्ध होता है, इसका मतलब कार्बन इसमें कम होता है, कार्बन इसमें कम होता है पिटवा लोहा में। तो कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, ढलवा लोहे में पाई जाती है। इस्पात में और कम हो जाती है, इस्पात में और कम हो जाती है। इस्पात किसका, कई प्रकार के इस्पात बनते हैं जिसमें क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज और कार्बन, ये सारी चीज़ें इसमें मिला दी जाती, लोहे में ये सब चीज़ें मिला दी जाती है, इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, तो इस्पात जो है, इस्पात में कार्बन और कम हो जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। अब आप बताओ, ये कोई गैस है, ठीक है, वो कब सबसे ज़्यादा गर्म लगेगा। आप पानी को ही ले लो, तो उसको ताप दोगे जितना टेम्परेचर, आप चाहे 10 लीटर पानी ले लो, क्या वो आपको उतनी आंतरिक ऊर्जा, मतलब उसके अंदर की जो ऊर्जा है, ठीक है, जो उसके अंदर की ऊर्जा है, आप देखो 10 लीटर पानी ले लो और उसको थोड़ा सा ही गर्म करो, आयतन बढ़ा दिया हमने, दाब उसको एकदम पूरा दबा करके रखो, कोई बात नहीं है,
तो क्या ये आपको उतना इसके अंदर एनर्जी दिखेगी? आप इसमें हाथ डाल दो, कोई दिक्कत करेगा? चाहे आप 2 लीटर पानी लो, चाहे 10 लीटर पानी लो, क्या आपको यहाँ जलन कुछ महसूस होगी? कहोगे नहीं। कब जलन महसूस होगी? जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे। इसका मतलब जो गैस की, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती किस पे डिपेंड करती है? ताप पर डिपेंड करती है, ठीक है, और किसी चीज़ पे नहीं। तो ये ताप पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस मतलब क्या? खाना पकाने वाला। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन कुकिंग गैस में होता है। ओके। मार्स गैस किसे बोलते हैं? जो मेथेन गैस होती है, मेथेन, जो दलदली स्थानों पे पाई जाती है, धान के खेतों में, गाय भैंस जहाँ गोबर करती है वहाँ, या गोबर गैस में, ये मेथेन ही पाया जाता है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। इसका नाम है CH4। CH4 से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो कुकिंग गैस मतलब एलपीजी की बात कर रहा है ये, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर हमारे आपके घर मिलता है, वो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ की बात कर रहा है, कठोर तो हीरा होता है, लेकिन यदि सबसे कठोर धातु पदार्थ बोल देता, तो चूंकि हीरा धातु है नहीं, ये तो कार्बन का अपर रूप होता, मतलब अधातु है, तो सबसे कठोर धातु पदार्थ कौन होता? प्लेटिनम होता है। ओके। सब एल्युमिनियम जो है धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है ये एल्युमिनियम। ओके। और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, मतलब चांदी का तार बना दो तो बहुत अच्छे से धारा उसमें बहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 2 होती है। ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीन होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ये क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब परमाणु क्रमांक इनका समान होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं हाइड्रोजन में, लेकिन प्रोटियम में यहाँ जैसे 1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर हो रही ना, चेंज हो रही है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करता है ये समस्थानिक, ठीक है। तो समस्थानिकों की संख्या ऑक्सीजन की 2 होती है और हाइड्रोजन की 3 होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। जो करंट बहती है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल शीशा, वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? वाटर ग्लास, ये ग्लास शीशा है। शीशा कई प्रकार के, आपको मैंने पहले वाला जो टेस्ट पेपर नंबर 15 था बताया था, जो जेना कांच होता है सबसे उत्कृष्ट कांच होता है, वो क्राउन कांच। क्राउन कांच जो चश्मा, नाम से ही दिख रहा है ना, राजा बन जाते हो। तो जो लेंस का चश्मा होता है, जो चश्मे का लेंस होता है, वो वाला जो शीशा बनता है वो क्राउन कांच से बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जेना और क्राउन कांच, ऐसे वाटर ग्लास होता है। इसमें क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को सिलिका के उसके साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम सिलिकेट बनता है। तो यही है वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र, क्या? सोडियम सिलिकेट, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया 1s2 ना, ड्यूटेरियम इसी को बोलते हैं 1s2 को। तो यहाँ क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या दिया है? एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये हो ही नहीं सकता। 2 प्रोटॉन, ये भी नहीं हो सकता। 2 प्रोटॉन, ये भी नहीं। एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, यही करेक्ट है आपका, ठीक है। ये ट्राइटियम बोल देता तो उसमें 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो देखिए यूरेनियम यहाँ 237 दिया है तो होगा नहीं, 238 और 235 दोनों प्रकार के नेचुरली जो है यूरेनियम 200 यू से दिखाते हैं। यूरेनियम 238 के रूप में मिलते हैं और या तो 235 के रूप में, ठीक है। तो मोस्टली जो हम लोग परमाणु भट्ठी में यूज करते हैं ये 235 वाला यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यूरेनियम के समस्थानिक कौन सा? 238। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, आपको बता दिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 होते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। ओके। ये क्या अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि ये जो है 2 प्रकार का डुअल नेचर दिखाता है। ये कैसा? डुअल नेचर दिखाता, मतलब ये द्रव्य का भी, मतलब कण वाला, और
ये मतलब कई नेचर दिखाता है, या अनिश्चितता का सिद्धांत था। ठीक है, कि इसको एक साथ इसके दो दो चीज़ें नहीं निर्धारित की जा सकती हैं, कुछ ऐसा सिद्धांत था, वो हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या था? ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ओके, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, आप जानते हैं। पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से, गैस का आयतन कम करोगे तो उसका दाब क्या हो जाएगा? ये ताप सेम है, यदि आयतन घटाओगे, चीज़ें उसका प्लेस कम करोगे और दबाते जाओगे उसको, तो उसका दाब क्या हो जाएगा? उस पर बढ़ जाएगा ना, तो उसका दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? आप जानते हैं यूरेनियम यूज होता है। ठीक है, थोरियम भारत में खूब पाया जाता है, मोनोजाइट होता है। ये केरल का जो तट है, केरल में जो रेत है यहाँ पे तट के पास, इस रेत में मोनोजाइट पाया जाता है। इस मोनोजाइट से थोरियम निकाला जाता है। ये भी क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जैसे यूरेनियम है ऐसे ये भी है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम ही यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा यूरेनियम, ये परमाणु भट्टी में तीन चीज़ें होती है, एक मंदक, शीतलक और नियंत्रक। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। जो भारी जल होता है या जल, भारी जल या ग्रेफाइट, इसका प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। सॉरी, ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल, ग्रेफाइट और जल का प्रयोग शीतलक के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट का यूज शीतलक के रूप में भी किया जाता है। नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम और बोरान की छड़ों का प्रयोग करते हैं। कैडमियम और बोरान की छड़ों का प्रयोग न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है परमाणु भट्टी में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर आपको मैंने बताया था MIC, हमारे यहाँ एक महाराजा इंटर कॉलेज है, वहाँ से MIC मेथाइल आइसोसाइनेट, यहाँ देखो मेथाइल आइसोसाइनाइड था, साइनाइड नहीं बल्कि आइसोसाइनेट होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HgS ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, पारा होता है इसमें, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ये सब नहीं, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जहाँ भी मरकरी होगा, Hg पारा जहाँ भी होगा वो अमलगम बनाता है। जब ये धातुओं से क्रिया करता है, धातु से, पारा धातु से जब क्रिया करता है तो अमलगम बनाता है। ओके, तो कभी कभी पूछा जाता है अमलगम में क्या उपस्थित होता है, तो पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का पता किया जाता है। ये जीवाश्म जो है मतलब जीव के भी हो सकते हैं, साथ ही वनस्पति के भी हो सकते हैं ना, वनस्पति और जीव दोनों के हो सकते हैं। तो इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है। लेकिन जो आपका इनकी आयु का पता लगाने के लिए, लेकिन यदि कोई चट्टान है या पृथ्वी की आयु है, उसका पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग की जाती है। निर्जीव वाला जो है यूरेनियम डेटिंग। वनस्पतियों को चूंकि हम लोग सजीव में मानते हैं, तो इनके जो जीवाश्म भी होंगे उसको हम कार्बन डेटिंग से ही करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो वो इंफ्रारेड किरणें होती हैं। आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले गामा किरण, ये खतरनाक होती है। गामा किरण के बाद एक्सरे, उसके बाद गामा किरण, एक्सरे, उसके बाद आपका विजुअल, अल्ट्रावायलेट जिसको परावैंगनिक किरण बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल जिसको हम लोग देखते हैं सूर्य का प्रकाश, उसके बाद जो है आपकी आती इंफ्रारेड, फिर उसके बाद रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका देखेंगे तो ये जो इंफ्रारेड तरंगे हैं, इन्हीं को क्या करते हैं हम लोग, इन्हीं से आपका जो सोलर कुकर होता है, इंफ्रारेड किरणों का ही प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, कॉस्मिक किरण नहीं होगा, परावैंगनिक किरण नहीं होगा, रेड लाइट किरण नहीं होगा। परावैंगनिक किरण की बात आ रही है, तो ये परावैंगनिक किरण से हमारी रक्षा करती
ओजोन करती है परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा। ये कहाँ होती है? आप देखते हो कि वायुमंडल की कई परतें पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, इसको बोलते हैं थर्मोस्फियर, ओजोनो थर्मोस्फियर में ही ओजोनोस्फियर होता है। उसके बाद आयन एक्सोस्फियर आपका सबसे ऊपर होता है, ठीक है, एक्सोस्फियर। और ये आयनोस्फियर, ये वायुमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इतने होते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का आपको बताया ही था। आई मोस्ट, आई मोस्ट, यहाँ से नीचे से ये बाहर वाला एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर, मेजोस्फियर, ओजोनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, सॉरी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपो क्षोभ मंडल, ये नीचे वाली परत है। उसके बाद स्ट्रेटो मतलब समताप मंडल, इसी में ओजोनो और समताप एक में ही रहते हैं। मेजो और ये आयनो स्फीयर एक में रहता है, एक जो वायुमंडल एक में रहता है। तो ये जो आपका ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपो, इसी में जो भी मौसमी घटनाएं होती है ट्रोपोस्फियर में होती है, मतलब क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके ऊपर जो समताप मंडल, यहाँ वायुयान वगैरह चलते हैं, वायुयान यहीं उड़ते हैं समताप मंडल में ही। इसी में क्या होती है आपकी जो परा ओजोन लेयर होती है यहीं पाई जाती है। ये ओजोन लेयर क्या है, यहाँ पे ओजोन लेयर को क्षरण हो रहा है, जिससे परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर पहुँच रही हैं, जिससे हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जो ग्लेशियर हैं ध्रुवों पे वो पिघल रहे हैं और समुद्री जल का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा कि आसपास के जो समुंदर के किनारे वाले इलाके हैं वो क्या होंगे, पानी में डूब जाएंगे। ओके, तो ये बहुत खतरनाक होगा। इसके अलावा जो हमारा जलवायु परिवर्तन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, ठीक। तो इन परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी कि ओजोन की रक्षा की जाए, ओजोन परत की। ओजोन परत की रक्षा के लिए 1987 में 16 सितंबर 1987 में सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जो ओजोन परत की संरक्षण से संबंधित है। इसीलिए 16 सितंबर को हर साल ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता 16 सितंबर को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए ओजोन के संरक्षण के लिए था। ये क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, मतलब फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं, इसमें ये पाया जाता है। ये ओजोन के क्षरण के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो इसके प्रयोग को कम करने का पूरा वो किया गया है, ठीक है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि इसका कम से कम प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका, परावैंगनिक किरणों से आप समझ गए होंगे। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक, जल 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना होता है 273 केल्विन। ये दोनों सेम पैमाना है, ओके। तो 100 इसमें और जोड़ोगे तो इसमें भी 100 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 373 केल्विन। तो केल्विन पैमाने पर कितना होता है 373 केल्विन। ऐसे ही जब आप न्यूनतम जाओगे तो -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, इसलिए इसको बोलते हैं परम ताप बोलते हैं, ठीक है। इससे नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब बताओ -273 डिग्री सेल्सियस, माइनस में जा रहे हो 273 केल्विन में -273 आप भी करोगे तो कितना आ जाएगा 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पैमाने को ही परम ताप कहते हैं। इसीलिए जो टेम्परेचर है उसका जो इकाई है मापने की वो केल्विन ही होती है, ठीक है, केल्विन। क्वेश्चन नंबर है 32, सबसे कठोरतम धातु कौन सा? आगे आपका प्लेटिनम है। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक कौन अभिक्रियाशील है? आपको अभी मैंने बताया था फ्लोरीन। ब्रोमीन क्या है? ये लिक्विड अवस्था में होता, द्रव में। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। आयोडीन आप जानते हो यूज होता है, ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है आयोडीन, ओके। ये ठोस होता है आयोडीन, और ये ऊर्ध्वपातन क्रिया को दिखा, जैसे कपूर होता है जला दो उड़ जाता है, द्रव नहीं बदलता है, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है, ऐसे आयोडीन भी होता है, तो ऊर्ध्वपातन क्रिया ये भी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 34, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? ये आपका जो बॉक्साइट होता है, ये जो बॉक्साइड, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, जो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड रहता है, ठीक है, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है बॉक्साइट। मोनोजाइट आपको मैंने बताया था थोरियम का अयस्क है।
मोनोजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। कहाँ होता है भारत में? केरल का जो समुद्री किनारा, वहाँ जो रेत होती है उसी में पाया जाता है मोनोजाइट। जो पिंच ब्लेंड होता है ये जो है, इससे हम लोग यूरेनियम प्राप्त करते हैं। तो पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? ये यूरेनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, अधातु की बात कर रहा है, अधातु तो ब्रोमीन होता है। ये धातु की बात करें तो पारा होता है। कौन? पारा। क्वेश्चन नंबर 37, रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेंड से। रेडियम पिंच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ये कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, रेडियम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमकाने के लिए? तो दर्पण को चमकाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। शीशे को चमकाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। और सबसे अधिक अच्छी सुचालक कौन सी है? चांदी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आघातवर्धनीय मतलब सोना। इसका चादर बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा, ठीक। तो आघातवर्धनीयता सबसे अच्छी किसकी है? सोने की है। ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 17। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।